दोस्तों, क्या आपको पता है स्वदेशी क्या होता है? वैसे तो हम 19वीं सदी से बात कर रहे हैं स्वदेशी प्रोडक्ट्स के बारे में, बट क्या आपको आज भी लगता है कि भारत आत्मनिर्भर हो पाया है? अब यहां पे आज के आर्टिकल का कंटेक्स्ट तो आपको पता लग ही गया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आर्टिकल ना केवल आपके जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि जीएस पेपर 3 में भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। आज के इस आर्टिकल में जो मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, वो शायद आपको ट्रेडिशनल बुक में कभी भी ना मिले, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये टॉपिक कितना रेलेवेंट है हमारे यूपीएससी के लिए। देखिए, यूपीएससी ने पहले भी आपसे बंगाल पार्टीशन के बारे में पूछा हुआ है, यहां पे आपसे स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट के बारे में पूछा है, और 2019 में आपको एक बार फिर से स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पूछा है। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपके प्री और मेंस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। आइए सबसे पहले जानते हैं स्वदेशी इकॉनमी क्या होता है। देखिए, 19वीं सदी में आपका ये आइडिया इमर्ज होकर आया था लगभग 1950-60 के दशक में। अब उस समय क्या था कि हमें यह पता लग चुका था कि अंग्रेजों की जो नीतियां हैं वो भारत विरुद्ध हैं। कहीं ना कहीं ये इंडिया का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। अब इसका क्रेडिट जाता है आपके कई ऑथर्स और राइटर्स को, जैसे श्री आरसी दत्त, श्री दादा भाई नौरोजी और एमजी रानाडे, जिन्होंने आपकी ब्रिटिश पॉलिसी को एक्सपोज करके रख दिया और यह बताया भारत को कि कैसे अंग्रेज हमारी पूंजी को लूट रहे हैं। तो इस वजह से उस समय की ये जो स्वदेशी मूवमेंट थी, ये आपकी एक एंटी ब्रिटिश पॉलिटिकल कैंपेन था। बट हाल फिलहाल में हमें यह जानना होगा कि ये स्वदेशी होता क्या है। देखिए, यहां पे इसकी बहुत वैरायटी वे में आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे जहां पे आप कंप्लीटली सपोर्ट करते हैं इंडियन इंडस्ट्रीज को और कंप्लीटली एक्सक्लूड कर देते हैं आप फॉरेन गुड्स को। अब जैसा कि आपको पता होगा, 1947 से लेके लगभग 1990 तक जो भारत है एक बंद इकॉनमी थी, जहां पे हम फॉरेन गुड्स को इंडिया में नहीं आने देते थे लार्ज स्केल पे, ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके इंडिया की इंडस्ट्रीज को इन अनफेयर मल्टीनेशनल कंपनीज से। ऑल्दो जब हमने बिल्कुल ही विदेशी प्रोडक्ट को इंडिया में नहीं आने दिया, तो इसके अपने ही एक चैलेंजेस रहे, जिसका रिजल्ट रहा आपका एलपीजी रिफॉर्म। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि हम नीडलेस इंपोर्ट को कहीं ना कहीं कम करें, जैसे कि जो हमारी जरूरतों की चीजें नहीं है उनके ऊपर हम इंपोर्ट ना करें और उनको हम रिप्लेस करने की कोशिश करें इंडियन मेड गुड्स से, यानी कि मेक इन इंडिया से। अब ये जो आपका स्वदेशी इकोनॉमी कॉन्सेप्ट है, यहां पे ये माना जाता है जितने भी आपके फॉरेन कैपिटल हैं या बिग कंपनीज हैं या आपके मल्टीनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, ये कहीं ना कहीं मोरली बैड है और इन्हें डिजाइन किया गया है कुछ इस तरह से जो कंट्रोल करती हैं आपकी इकोनॉमी को और कहीं ना कहीं बात करती हैं प्रॉफिट का। अब यहां पे स्वदेशी का मतलब यह है कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना, सेल्फ सफिशिएंट बनाना, और साथ ही साथ ये बेस्ड है आपकी इंडियन वैल्यूज के ऊपर, जहां पर हम ये कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग को सेल्फलेस होना चाहिए, मतलब दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए अपने से पहले। और कुछ ऐसे ही इंसान स्वदेशी इकोनॉमी को रन करते हैं, जहां पर प्रॉफिट आपका मोटिव नहीं होता, या आपको किसी तरह का डेटरेंस क्रिएट करके या किसी तरह से डरा धमका के आपसे सस्ते दामों में चीजों को नहीं लिया जाता, बल्कि यहां पे आप देश सेवा की भावना से देश के लिए अच्छे प्रोडक्ट को बनाते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये टोटली अपोजिट है आपके कैपिटलिज्म से, क्योंकि कैपिटलिज्म में आपके मार्केट के इनविजिबल हैंड, यानी कि डिमांड और सप्लाई, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी को रन करते हैं और यहां पे प्रॉफिट आपका अल्टीमेट मोटिव होता है। वेरेस अगर मार्क्सिस्ट की बात करें तो यहां पे आप कहीं ना कहीं डरा धमका के इकोनॉमी को रन करते हैं, जहां पर आप एक तरह के डेटरेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। बट स्वदेशी में हम ये कहते हैं कि हम लोगों को डराएंगे नहीं, जहां पर लोग देश भावना से प्रेरित होकर अपने आप इकोनॉमी को उस तरह से रन करते हैं जहां पर ना केवल उनका भला हो बल्कि पूरी सोसाइटी का भला हो। अब बात की जाए स्वदेशी की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1867 में। अब आपको टैगोर जी की फैमिली के बारे में तो पता होगा, इन्होंने मदद की थी नाबा गोपाल मित्र की, और इन्होंने एक स्वदेशी इंटरप्राइजेस स्टार्ट की थी और साथ के साथ फेयर लगाने स्टार्ट किए थे, जहां पे इन्होंने प्रमोट किए थे स्वदेशी गुड्स। इसके बाद 1884 में एक बार फिर से टैगोर जी की फैमिली ने, खासकर ज्योतिरिंद्र नाथ टैगोर ने, एक नेविगेशन सर्विस स्टार्ट की थी जिसका नाम था इनलैंड रिवर स्ट्रीम। उसके बाद 1894 में आपके पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी लाला लाजपत राय, लाला हरकिशन और सर दयाल सिंह मजीठिया ने। इसके बाद 1897 में
श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने स्वदेशी भंडारनी स्टार्ट किया था। इसके बाद 1901 में जोगेश चंद्र चौधरी जी ने इंडियन स्टोर स्टार्ट किया था, जहां पर स्वदेशी गुड्स को बेचा जाता था। इसके बाद 1901 में ही आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे ने बंगाल केमिकल करके एक कंपनी स्टार्ट की थी, और कहीं ना कहीं ये आपकी पहली केमिकल या फार्मास्यूटिकल कंपनी थी इंडिया में। अगर बात की जाए महिलाओं की, तो आपको नाम याद रखना है सरला देवी का। इन्होंने 1903 में लक्ष्मी भंडारण स्टार्ट किया था, और जहां पर ये स्वदेशी गुड्स को प्रमोट कर रही थी। इसके बाद 1906 में बंगाल लक्ष्मी कॉटन करके एक मिल स्टार्ट की गई थी, जो उस समय के लीडिंग लैंडलॉर्ड, बिजनेसमैन और पॉलिटिकल लीडर्स ने शुरू किया था। इसके बाद 1908 में एक मिल स्टार्ट की गई थी, मोहिनी मिल, जो कि अभी ईस्ट बंगाल यानी बांग्लादेश में लोकेटेड है, और इसे शुरू किया था मोहिनी मोहन चक्रवर्ती ने, जो कि आपके बंगाल के एक लैंडलॉर्ड थे और रिटायर्ड डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। अभी तक तो हम बात कर रहे थे बंगाल और नॉर्दर्न इंडिया की। 1906 में आपको इसका इंपैक्ट साउथ इंडिया में भी दिखता है, जब वीओ चिदम्बरम पिल्लई ने स्वदेशी स्ट्रीम नेविगेशन कंपनी को शुरू किया था, जिसने लगभग एक दशक तक अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था, क्योंकि उस समय अंग्रेजों की मोनोपोली होती थी नेविगेशन सिस्टम में। इसके बाद 1907 में भारत में शुरू हुआ इंडियन बैंक, जिसके लिए श्रेय जाता है वी कृष्ण स्वामी अय्यर को। इसके बाद 1908 में आपके प्रिंसली स्टेट में पहला बैंक खुलता है, जिसका नाम होता है बैंक ऑफ बड़ौदा, और इसे शुरू किया था महाराजा सयाजी राव टू ने। इसके बाद 1911 में आपका सेंट्रल बैंक बनता है, और इसके पहले चेयरमैन थे सर फिरोजा मेहता जी। इसके बाद 1919 में एक और नेविगेशन कंपनी बनती है, जिसके मालिक होते हैं आपके वालचंद हीराचंद। अब अगर बात की जाए कि क्यों ये स्वदेशी मूवमेंट आपकी फेल हुई, तो इसके पीछे 4 मेजर कारण हैं। पहला, इन लोगों के पास लिमिटेड ही फाइनेंस था, मतलब इन्होंने अपनी पूंजी लगाई और जितना इनसे हो सकता था इन्होंने उतना काम किया, बट इनके पास पैसा इतना नहीं था जितना ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था, या आप ये कह सकते हैं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के पास था। इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये फेल हो गई। उसके अलावा इनके पास बिजनेस अक्यूमेंट नहीं था। ये देखिए, ये सभी नेशनलिस्ट थे जो कहीं ना कहीं देश की भलाई के लिए काम करना चाहते थे। इनमें बिजनेस सेंस नहीं थी, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे थे, ये काम कर रहे थे देशभक्ति की भावना से, और इसी वजह से इनके जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं फ्लॉप हो गए। उसके अलावा यहाँ पर सप्लाई बॉटलनेक भी एक बहुत मेजर कारण था, क्योंकि उस टाइम सप्लाई चेन को कौन हैंडल करता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट, और जिसकी वजह से आप ये देखते हैं कि इनको ना टाइम पे रॉ मटेरियल मिलता था, ना इन्हें टाइम पे मार्केट का एक्सेस मिलता था, और जिसकी वजह से इनके बिजनेस फेल हो गए। अब यहां पे चौथा कारण है आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस। अब यहां पे आपको यह समझना होगा कि जो उस समय के फ्रिजिड चार्जेस थे ना, वो कुछ इस तरह से डिजाइन किए गए थे कि वो इंपोर्ट को तो सपोर्ट करते थे, बट इंडियन गुड्स को वो प्रमोट नहीं करते थे। उसके अलावा गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी वो भी कुछ इस तरह से डिजाइन थी जो सपोर्ट करती थी ब्रिटिश कंपनीज को। तो इस वजह से ये सभी आपके जो इंडेवर्स थे जिनके बारे में हमने अभी बात की, इनमें से ज्यादातर फेल हो गए। अब अगर बात की जाए भारत को अभी आत्मनिर्भर भारत के बारे में सोचने की जरूरत क्यों है, तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि अभी भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो भारत के पक्ष में है। अब अगर हम इस यूथ को जॉब नहीं प्रोवाइड कर पाए तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है। तो इस वजह से हमें इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने की ज़रूरत है, और इसी वजह से हमें ज़रूरत है स्वदेशी की। दूसरा कारण है कि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, चाहे क्रूड ऑयल की बात हो, चाहे गोल्ड की बात हो, या आपके इलेक्ट्रॉनिक्स गुड की बात हो। अब यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं ये चाहिए कि हम अपने इंपोर्ट को डिक्रीज कर सकें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ ज़रूरतों की चीज़ों को भी हम इंपोर्ट ना करें, बट जो ज़रूरी नहीं है, जैसे आप ये कहिए कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अगर भारत में बनने लग जाए तो उसको इंपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसे अननेसेसरी इंपोर्ट को हम डिक्रीज कर सके, इसके लिए भी हमें स्वदेशी मूवमेंट की ज़रूरत है। अब इसके अलावा जो भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमेशा नेगेटिव में रहता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट, और इसको भी सुधारने के लिए हमें स्वदेशी अपनाने की जरूरत है, ताकि हम भारत के बीओपी को पॉजिटिव की तरफ लेके जा सके। उसके अलावा चौथा पॉइंट है, इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए भी हमें जरूरत है कि हम स्वदेशी इकोनॉमी को प्रमोट करें, बिकॉज
अगर हम एक वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें खुद को सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट बनाना होगा, जिससे हम किसी देश के ऊपर डिपेंडेंट ना हो आगे फ्यूचर में। तभी तो हम एक विश्व पावर बन पाएंगे। उसके अलावा जब हम बात करते हैं कि भारत को 5 ट्रिलियन इकॉनमी हम बनाएंगे, तो यहां पर भी तो आपको स्वदेशी गुड्स को प्रमोट करना होगा, क्योंकि इस 5 ट्रिलियन के टारगेट को अचीव करने के लिए हमें जरूरत है बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग और जॉब इंडिया में क्रिएट करने की, और इसके लिए हमें प्रमोट करना होगा स्वदेशी प्रोडक्ट्स को। अब बात की जाए कि क्या इश्यूज हैं जिनके कारण अभी भी इंडिया में इस तरह की मुहिम चल रही है बट वो सफल नहीं हो पा रही। इसके पीछे पहला कारण है R&D। देखिए, भारत में बहुत कम पैसा लगाया जाता है R&D सेक्टर में, जिसकी वजह से इंडिया में टेक्नोलॉजी की कमी है, और इसी वजह से इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, वो बहुत पीछे रह गया है। अब ये जो R&D में पैसों की इन्वेस्टमेंट है ना प्राइवेट सेक्टर से होती है इतनी, और ना ही आपके पब्लिक सेक्टर से होती है। अब जरूरत है कि ये दोनों ही सेक्टर इस चीज को जाने और इसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करें। अब दूसरा पॉइंट है आपका इन्वेस्टमेंट। देखिए, इन्वेस्टमेंट 2 जगह से आती है, या तो पब्लिक सेक्टर से या आपके प्राइवेट सेक्टर से। अब प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो बैंक्स इन्हें लोन नहीं दे रहे हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बैड लोन की जो आपकी समस्या है वो बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है रिसेंट टाइम में। अब इसकी वजह से आप ये देखते हैं कि बैंक्स रिलक्टेंट है इन लोगों को लोन देने के लिए। अब ये तो इन्वेस्टमेंट इतनी कर नहीं पा रहे। अब बात की जाए पब्लिक सेक्टर की, तो पब्लिक सेक्टर ज्यादातर वेलफेयर स्कीम में इन्वेस्ट करता है, और इसकी वजह से इनके पास पर्याप्त पैसा नहीं बचता, जिससे ये इन्वेस्ट नहीं कर पाते नई नई टेक्नोलॉजी में। अब तीसरा इशू है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब आप सभी जानते हैं कि भारत में जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रोड या इलेक्ट्रिसिटी, इनकी कमी है, और जिसकी वजह से आप ये देखते हैं कि इंडिया में जो इंडस्ट्रीज है वो इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं। चौथा कारण है पॉलिसी सपोर्ट। अब यहां पे इसके कुछ पॉजिटिव हैं और कुछ नेगेटिव हैं। देखिए, जैसे अगर गवर्नमेंट MSME सेक्टर को जो रिबेट देती है, तो उसकी वजह से जो आपकी कंपनीज है ना, वो बड़ा होना ही नहीं चाहती, मतलब वो ग्रोथ नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपका पॉलिसी सपोर्ट यहां पे नेगेटिव काम कर रहा है। उसके अलावा अगर बात की जाए पॉजिटिविटी की, तो हमें जरूरत है कि गवर्नमेंट कुछ इस तरह की पॉलिसी को डेवलप करे जिससे ना केवल इंडिया में फॉरेन कैपिटल का फ्लो हो, बल्कि आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें ग्रो करने में भी कोई परेशानी ना हो। उसके अलावा इंडिया में हमें लेबर का रिक्वायर्ड स्किल सेट नहीं मिल पाता, और जिसकी वजह से आपकी इंडस्ट्रीज अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं। अब आपको तो पता ही है कि इंडिया में बहुत सारी मुहिम चलाई जा रही है जिससे हम प्रमोट कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट इंडिया में, बट इसमें अभी और तेजी लाने की जरूरत है ताकि हम प्रॉपरली यूज कर सके अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को। तो कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूंगा, अगर भारत ये चाहता है कि आने वाले समय में वो एक विश्व पावर बन सके, तो कहीं ना कहीं जरूरत है इन कमियों को दूर करने की, और साथ ही साथ फोकस करने की टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, जिससे ना केवल हम इंडिया के ट्रू पोटेंशियल को अचीव कर सके, बल्कि वर्ल्ड को भी ये दिखा सके कि ट्रू डेवलपमेंट क्या होता है, जहां पर हम बात सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की नहीं करते हैं, हम बात करते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट की। अब आने वाले कुछ साल भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम अपने ह्यूमन रिसोर्स का ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो आने वाले समय में भारत के लिए समस्याएं और बढ़ सकती हैं। तो यहां पे गवर्नमेंट की कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम जल्द से जल्द रिक्वायर्ड स्किल सेट को डेवलप कर सके इंडिया की सोसाइटी में। तो आज के आर्टिकल में इतना ही। धन्यवाद।